जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे डॉक्टर रामचंद्र तिवारी कृत हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें भी आप देखिए गद्य की विविध विधाओं में उपन्यास के तहत प्रीवियस की क्लास में हमने प्रेमचंद योगीन जितने भी उपन्यास थे इम्पोर्टेंट और उपन्यासकार रहे हैं उन पे चर्चा कर लिया है। उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको करा दिए गए हैं। साथ ही जो मूल टेक्स्ट है, मूल टेक्स्ट में भी कौन कौन से इम्पोर्टेंट रचनाकार के बारे में जो भी विस्तार से वर्णन किया गया उसको भी कर लिए हैं। और प्रेमचंद योगीन एक ही आपका वीडियो हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल था नहीं। जिस तरीके से प्रेमचंद पूर्वकालीन हमने उपन्यास पढ़ा था तो उसमें सामाजिक है, ऐतिहासिक है, घटनात्मक में जासूसी हमने किया था। जासूसी के अलावा आपने देखा कि तिलस्मी अयारी किया था, अनुदित किया था, वो काफ़ी बड़ा था। मतलब कि सिलेबस में देखें तो उसका जो पार्टीशन था वो काफ़ी बड़े स्तर पे था, तो उसको 2-3 वीडियो में करने में लगा। लेकिन प्रेमचंद योगी में स्पेशली प्रेमचंद जी को ध्यान में रख के आपने देखा कि विभाजन किया गया, उनसे ज़्यादा रिलेटेड वहाँ पे जो रचनाएं थी उनके बारे में था। और आज एक वीडियो और आपको मिलेगा इसमें। इसमें आपको क्या है कि हमने ज़्यादातर प्रीवियस के वीडियो में डिस्कशन कर लिया है, तो कुछ आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो बच रहे हैं। उन इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ कुछ क्वेश्चन आपको करा देंगे ताकि प्रेमचंद पूर्व जो है वो सारे आपके खत्म हो जाए और प्रेमचंद जी के समकालीन में जितने भी हैं वो खत्म हो जाए और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाए। एक बार इंडेक्स देखिए तो आपको समझ में आएगा हम क्या कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप गद्य साहित्य के इतिहास में इनके उपन्यासों का विकास क्रम देखेंगे तो हमने कहा कि प्रेमचंद पूर्व जितने भी उपन्यास वर्गीकरण सामाजिक, ऐतिहासिक, घटनात्मक जितने भी उपन्यास थे वो कर लिया था। और अभी जो हमारा इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने प्रेमचंद योगीन हिंदी उपन्यास किया, तो प्रेमचंद योगीन हिंदी उपन्यास में हमने प्रेमचंद, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, श्रीनाथ सिंह से, पूजन शाह, भगवती प्रसाद वाजपेयी, चंडी प्रसाद, राजा राधिका रमन, जितने भी लोगों का यहाँ पे उल्लेख किया गया उनके इम्पोर्टेंट रचनाओं को हमने कर लिया और साथ ही साथ जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जहाँ से हो सकते वो कर लिया। लेकिन फिर भी अभी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बचे हैं और कुछ क्वेश्चन करा दें ताकि आपका कंप्लीट प्रेमचंद योगीन हिंदी उपन्यास खत्म हो जाए। 2 पार्ट में ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि इसके बाद जो आपको पढ़ना है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये आगे पीछे हो गया। हाँ, तो यहाँ पे देखिए प्रेमचंद योगीन हिंदी उपन्यास में ज्यादा सिर्फ उपन्यास में प्रेमचंद जी को ही जिक्र किया गया और किसी का नहीं है। लेकिन आप प्रेमचंदोत्तर में आएंगे तो आपको बहुत सारे उपन्यासकार के बारे में पढ़ना है। इसके बाद प्रकृतवादी, व्यक्तिवादी, मनोविश्लेषणवादी और सामाजिक यथार्थवादी, इनके अलावा फिर ऐतिहासिक पौराणिक में तो बहुत सारे नामों का उल्लेख है। फिर आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में कौन कौन आता है, फिर प्रेमचंदोत्तर में कौन कौन आता है ना। अभी करके पूरा आपने देखना है कि 146 से लेकर 284 पेज तक है, तो अभी तो यात्रा नहीं समाप्त होने वाला है। हाँ, प्रेमचंद योगीन आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो क्लासेज आएगी वो प्रेमचंदोत्तर उपन्यास पे उस पे क्लास आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं ना देर करते हुए, आपका प्रेमचंद योगीन खत्म हो जाए। तो देखिए हम तथ्य इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं ना ताकि ये हो कि लास्ट में आपको ये ना लगे कि हमारा कुछ छूटा हुआ है। देखिए, जब हमने प्रेमचंद पूर्व प्रथम उत्थान की बात की थी तो हमने कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो हिंदी साहित्य इतिहास है उसको आपने देखा, उन्होंने जो विभाजन का आधार रखा है वो एक तरीके से पाठकों की सहूलियत के लिए भी पूरे कालखंड का विभाजन 800 वर्षों का लगभग कितने का इतिहास रहा है, तो बहुत ही कम पृष्ठों में उन्होंने समेटने की कोशिश की है। तो उन्होंने उत्थान में डिवीजन करके रखा है, यानी विभाजन जो किया है उत्थान में बांटा है। तो प्रेमचंद पूर्व प्रथम उत्थान का समय है। इसके बाद आप देखेंगे तो प्रेमचंद के बाद जो है प्रथम उत्थान में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हमने कर लिया है। अब यहाँ पे हमें जो करना है वो हमें प्रेमचंद के समय उनके समकालीन जो भी इम्पोर्टेंट उपन्यास रहे हैं, उपन्यासकार रहे हैं, इन पे चर्चा करना है। तो यहाँ पे देखेंगे द्वितीय उत्थान नाम से प्रेमचंद युग के उपन्यासकारों को विभाजित किया गया है। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हमने हाईलाइट कर दिया है।
देखिए द्वितीय उत्थान में प्रेमचंद युग है, तो हमने समय बताया था आपको कि मुंशी प्रेमचंद जी का समय 1880 से 1936 का कालखंड था। और 1918 में हमने बताया था कि कैसे सेवा सदन इन्होंने लिखना शुरू किया, और गोदान तक जाते जाते आप देखते हैं कि इनके लेखन का चरमोत्कर्ष समय खासकर उपन्यास के क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो 1880 से 1936, और लास्ट वाला इनका मंगलसूत्र अधूरा ही रह जाता है। और मूल नाम आपने देखा था कि इनका धनपत राय था, और बदल कर जो है नवाब राय बनारसी के नाम से ये लिखते थे। फिर जो दया नारायण निगम है, जवाना पत्रिका के संपादक हुआ करते थे, इन्होंने इनका नाम क्या रख दिया था, तो दया नारायण निगम जी ने इनको जो है प्रेमचंद नाम से संबोधित किया। इसके बाद प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी, किसने मतलब प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा, तो प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा देने वाले बांग्ला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय थे। इनको भी ध्यान रखना है कि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा देने वाले बांग्ला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय थे। प्रेमचंद द्वारा लिखे मूल उर्दू में उपन्यास का उनके द्वारा किया गया हिंदी रूपांतर निम्नलिखित है। यानी प्रेमचंद जी द्वारा देखें तो लिखे मूल में उर्दू में उपन्यास का उनके द्वारा किया गया हिंदी रूपांतर कौन सा है, तो आप यहाँ पे देखिए, हमने इसके पहले भी इसके बारे में बताया था कि आपको ये लिस्ट बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी ने जो भी पहले लिखा था वो सब उर्दू में लिखा था, बाद में इसको हिंदी में इन्होंने मतलब उस अनुवाद के रूपांतरण रूप लेके आए थे। तो मूल उर्दू उपन्यास में असरारे माबिद करके है। असरारे माबिद का जो है 1903 से 1905 का जो है कालखंड यानी जो समय रहा है, और इसका जब हिंदी रूपांतर किया गया तो देवस्थान रहस्य। अब देखिए यहाँ पे हमने ना आपको जो प्रीवियस के क्लास में बताया था, तो हमें ये चीज तो बता दिया कि मूल उर्दू उपन्यास में ये है, वर्ष ये हिंदी रूपांतर ये है, लेकिन हमने ये नहीं बताते कि किस वर्ष में किसका अनुवाद किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए जैसे असरारे माबिद से देवस्थान रहस्य हिंदी रूपांतरण है, तो ये इन्होंने जो 1905 में इसको जो है हिंदी रूपांतरण किया इसका। हम खुरमा व हम सवाब करके 1906, प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907, यानी हम खुरमा व हम सबाब जो है ये वर्ष 1906 के बाद बता रहे हैं कि इसका जब हिंदी रूपांतरण हुआ तो हम खुरमा व हम सबाब का नाम इन्होंने रख दिया प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 में। इसके बाद है किस्ना करके, तो किस्ना आया 1907 में, और किस्ना 1907 में आया। और किस्ना जो हम लोग गबन पढ़ते हैं ना, गबन को उर्दू में क्या कहते हैं, किस्ना कहते हैं, और ये 1907 में लिखा गया था। और गबन जो रूपांतरित होकर आया 1931 में, यानी किस्ना नाम से ये बहुत पहले लिख चुके थे, 1907 में ही लिख चुके थे। बाकी 1931 में गबन नाम से काफी लेट में आया ये, उसका रूपांतरण होकर हिंदी में। जलवाए इसार किसको कहते हैं, तो वरदान करके आया था उपन्यास 1912 में, इन्होंने जलवाए इसार लिखा था, जिसको 1921 में वरदान नाम से रूपांतरण किया गया। बाजारे हुस्न जो है 1917 है, और ये जो 1917 बाजारे हुस्न करके है, बाकी सेवा सदन 1918। तो जो बाजारे हुस्न था इसी का नाम बाद में रूपांतरण करके जो है सेवा सदन नाम से, और 1918 में यही आया। देखिए इससे एक साल पहले ये उर्दू में लिखा गया था। जो सेवा सदन से हम मानते हैं कि शुरुआत होता है उपन्यास का, तो जो सेवा सदन 1918 में थी हिंदी में रूपांतरण हुआ, ये जो मूल रूप में अपने आया था बाजारे हुस्न नाम से उर्दू में, ये पहले आया हुआ था। इसके बाद गौसियाए आफियात करके प्रेमाश्रय, और गौसियाए आफियात का समय नहीं दिया, लेकिन हिंदी में रूपांतरण हुआ था 1922 में, तो आप हिंदी वाला ध्यान रखिएगा। चौगाने हस्ती ये रंगभूमि को, ये 1925 में। अब जो इनका असरारे माबिद है प्रेमचंद जी का, इसको माना जाता है कि असरारे माबिद जो है ये प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास है, असरारे माबिद करके। सेवा सदन प्रेमचंद जी का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है, तो असरारे माबिद को पहला उपन्यास माना गया। सेवा सदन को प्रेमचंद जी का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास माना गया। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा पहला उपन्यास है। देखिए अलग अलग तरीके से कहा गया, असरारे माबिद इनका पहला उपन्यास है ये कहा जा रहा है, सेवा सदन इनका पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है। तो सेवा सदन के बारे में कि सेवा सदन जो है वो पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है ये कहा जा रहा है। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास कायाकल्प, तो जो कायाकल्प है वो 1926 ईस्वी में है। सन 1907 ईस्वी में प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की। तो रूठी रानी नाम से जो है ये ऐतिहासिक उपन्यास की रचना 1907 में किया गया। तो एक इन्होंने ऐतिहासिक भी लिखी है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। प्रेमचंद के हिंदी उपन्यास रचना क्रम में आपने देखा था कि पहले ही हमने बताया था कि कैसे देवस्थान रहस्य 1905 में आया था, और इसमें मंदिर और तीर्थ स्थानों में पहले भ्रष्टाचार पाखंड की ओर ध्यान दिलाया गया। प्रेमा 1907 में आया, तो प्रेमा में जो विषय वस्तु को केंद्र में रखा गया, हिंदुओं में कैसे विधवा विवाह की समस्या जो है उसका चित्रांकन किया गया। सेवा सदन 1918 में आया। सेवा सदन मूल कंटेंट इसका है बेस्वा जीवन से संबंधित जो हमारा समाज अभिशप्त था
उस पर चर्चा किया गया है। वरदान 1921 में आया। वरदान में प्रेम और विवाह की समस्या को उजागर किया गया है। और जो प्रेमाश्रम है 1922, प्रेमाश्रम 1922, इसमें औपनिवेशिक शासन में मतलब औपनिवेशिक जो शासन काल था उसमें जमींदार और किसानों के बीच जो संबंध होते थे उनका चित्रण किया गया है। रंगभूमि करके है तो 1925 में रंगभूमि आया। रंगभूमि में औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति और अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षकों के चरित्र चित्रण यानी चरित्रहीनता जो होता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए रंगभूमि में किस तरीके से जो सूरदास होता है अपने ही समाज के लिए बहुत काम करता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि अपने ही समाज के लिए वो सब कुछ करता है, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो सब लोग पीछे हट जाते हैं। तो एक स्वार्थपरता जो है मतलब समाज में दिखता है, वो अंदर से बहुत ज्यादा मतलब कि किसी को भी हो तो कचोटता है, तो वो चीज आप इसमें देखेंगे। इसके बाद देखिए रंगभूमि के बाद है कायाकल्प। कायाकल्प अगर देखें तो 1926 में कायाकल्प, कायाकल्प के माध्यम से ये चीज दिखाया गया पुनर्जन्म की धारणा, यानी कायाकल्प में जो है पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा और समाज सेवा के अलावा राजा के अत्याचार, विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण यहाँ पे किया गया है। इसके बाद 1927 में इनका आया दहेज और अनमेल विवाह की समस्या को उजागर करता हुआ जो है क्या नाम है यहाँ पे देखिए निर्मला करके था। और जो गबन था, गबन तो 1931 में हमने बताया था कि मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण है कि अपनी पत्नी को खुश करने के लिए कोई जो पति होता है वो किस हद तक जा सकता है, वो चोरी करके अपने आप को कितनी समस्या में फंसा लेता है। और इसके बाद कर्मभूमि 1933 में आया था। कर्मभूमि अछूतोद्धार एवं दलित किसान की समस्या को उठाता है। और कहीं ना कहीं महिला जो है जब राजनीति में आती है तो एक अलग ही रूप में आती है, तो वो चीज भी दिखाया गया है। गोदान तो किसान जीवन की महागाथा त्रासद कथा है ही, और मंगलसूत्र इनका 48 में अधूरा रह जाता है। अब देखिए प्रेमचंद ने सन 1929 ईस्वी में प्रेमा उपन्यास को संशोधित कर प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित कराया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है 1929 में जो इनका प्रेमा उपन्यास था, प्रेमा उपन्यास को ये संशोधित करके जो है प्रतिज्ञा शीर्षक से इन्होंने उसको प्रकाशन में मतलब उसको सबके सामने लाए। तो पहले ये प्रेमा नाम से था और जो उसका संशोधित करके आया मूल रूप वो प्रतिज्ञा शीर्षक से आया। प्रेमचंद जी पहले आपने देखा था शुरुआत में हमने बताया कि प्रेमचंद जी जो है आदर्श उन्मुख लिख रहे थे, लेकिन जब उनको लगा कि हम इतना सब कुछ समाज में कर रहे हैं लेकिन उससे कुछ भी वांछित परिवर्तन नहीं आ रहा है, फिर उनका मोहभंग हुआ और फिर वो आदर्श की यात्रा को छोड़कर वो यथार्थ से आदर्श में पहुंचे, तो यथार्थोन्मुख आदर्शवाद की तरफ बढ़े। इसके बाद विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, इनके 3 उपन्यासों की रचना के बारे में हमने बताया था, माँ भिखारणी संघर्ष करके, और मूल कंटेंट पे भी बात किया था हमने कि माँ 1929 में है, भिखारी 1929 में। बस ये देखिएगा कि इनका जो संघर्ष है वो 1945 में, इसलिए आपको माँ भिखारी तो याद हो जाएगा 1929 में, लेकिन संघर्ष का समय इनका 1945 है। और माँ और भिखारणी का हमने विषय वस्तु पे भी प्रीवियस की क्लास में चर्चा किया कि माँ जो है उनमें माँ की महिमा का आदर्श स्थापित किया गया है। और भिखारणी आपको भूल सकता है, इसलिए भिखारणी जो है उपन्यास का जो मूल कंटेक्ट है, मूल जो बिंदु है वो उसको ध्यान रखिएगा किस पर्पज से इसको लिखा गया है। तो भिखारी में अंतरजातीय विवाह की समस्या, और अंतरजातीय विवाह जब हो जाता है तो प्रेम का कौन सा एक त्रासद रूप होता है, त्रासदी, प्रेम की त्रासदी को उसे दिखाया गया है। इसके बाद शिवपूजन सहाय ने सन 1926 में देहाती दुनिया शीर्षक से एक उपन्यास की रचना की। तो शिवपूजन सहाय ने क्या किया, देहाती दुनिया नाम से किया। शिवपूजन सहाय ने सन 1926 में देहाती दुनिया शीर्षक से एक उपन्यास की रचना की। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है। तो शिवपूजन सहाय के बारे में भी बताते कि कैसे वो बता रहे थे कि हम कौन सी जगह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो शिवपूजन सहाय ने सन 1926 में देहाती दुनिया शीर्षक से एक उपन्यास की भी रचना की। और गोपाल राय जी आप अधिकतर देखते हैं कि उपन्यास के क्षेत्र में उन्होंने लोगों में टिप्पणी किया है, तो उनके विचार मतलब एक तरीके से आप ये ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है कि ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं ये किसके द्वारा कही गई हैं और 4 लोगों का नाम दिया जाए, तो वहाँ पे आपको बताना होता कि हाँ ये पंक्ति इन्होंने इनके संदर्भ में कही है, इसलिए आपको गोपाल राय का नाम इनको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए गोपाल राय देहाती दुनिया को एक आंचलिक उपन्यास मानते हैं, बाकी हम लोग फणीश्वरनाथ रेणु के जो मेला आंचल है उसको हम लोग पहला मानते हैं। इसके बाद चंडी प्रसाद हृदय ने भावपूर्ण आदर्शवादी शैली में मनोरमा, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो चंडी प्रसाद हृदय हैं उन्होंने भावपूर्ण आदर्शवादी शैली में मनोरमा 1924 में और मंगल प्रभात करके 1926 में उपन्यास की रचना की।
पांडे बेचन शर्मा उग्र, तो पांडे बेचन शर्मा उग्र ने सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रवृत्ति का प्रवर्तन किया। तो ये किसने किया पत्रात्मक का? पांडे बेचन शर्मा उग्र ने सबसे पहले हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रवृत्ति का प्रवर्तन किया। पत्रात्मक प्रवृत्ति में प्रथम उपन्यास बेचन शर्मा उग्र ने चंद हसीनों के खतूत 1927 शीर्षक से लिखा। इसके बाद देखिए विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी, और बनारसी दास चतुर्वेदी ने बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को कौन सा उपन्यास कहा है? घासलेटी साहित्य कहा है। तो घासलेटी साहित्य किसने कहा है? इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये घासलेटी साहित्य कहने वाले थे बनारसी दास चतुर्वेदी ने। और किनके साहित्य को इन्होंने कहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये किनके साहित्य को इन्होंने कहा है घासलेटी साहित्य? घासलेटी साहित्य इन्होंने विशाल भारत पत्रिका के संपादक थे बनारसी दास, और इन्होंने पांडे बेचन शर्मा उग्र जो है इनकी रचनाओं को इन्होंने घासलेटी साहित्य कहा है। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने निम्न उपन्यासों की रचना की है। उपन्यास, वर्ष और विषय क्रमशः यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे उपन्यास में है चंद हसीनों के, तो पांडे बेचन शर्मा उग्र के देखिए उपन्यासों के इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आया, बुधवा की बेटी किसका है, दिल्ली का दलाल किसका है, या चंद हसीनों के खतूत किसका है, सरकार तुम्हारी आंखों में है। इसको जब आप प्रैक्टिस सेट में जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इनसे लगातार क्वेश्चन प्रीवियस में आए हुए हैं। तो जैसे चंद हसीनों के खतूत अगर देखें तो चंद हसीनों के खतूत आपका जो है 1927 में चंद हसीनों के खतूत करके आया हुआ है। इसके बाद आप देखिए कि हिंदू मुस्लिम के प्रेम और विवाह का इस तरीके से अगर देखें तो हिंदू मुस्लिम के प्रेम एवं विवाह का चित्रण, और इसके बाद दिल्ली के दलाल करके 1927 में जो है दिल्ली का दलाल 1927 युवतियों का जो क्रय विक्रय करने वाली जो संस्था है, तो इनका पर्दाफाश दिल्ली के दलाल में हुआ है। इसके बाद आप देखो कि जो बुधवा की बेटी करके है, तो बुधवा की बेटी में एक ज्वलंत मुद्दा उठाया गया है, कैसे हमारे यहाँ पे ये जो अछूतोद्धार की समस्या है। अब इसके लिए तो आपने देखा कि हमारे यहाँ पे जो हम पॉलिटी पढ़ते हैं उसमें भी आर्टिकल जो 17 है अस्पृश्यता का सिद्धांत में, उसमें ये किया गया है कि हमारा खुद संविधान ये कहता है कि अगर आप किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं, छुआछूत भेदभाव कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, यानी उनको पूरा अधिकार दिया गया है। और यहाँ पे बुधवा की बेटी जो है बाद में ये मनुष्यानंद नाम से इसका रूपांतरण हुआ, और इसमें अछूतोद्धार की समस्या जो है सबके सामने रखा गया। बाकी ये 1928 में आया। और इसके अलावा जो इन्होंने पांडे बेचन जी ने शराबी करके लिखा था, तो जो इनका शराबी है ना ये 1930 में आया। पांडे बेचन शर्मा का 1930 में इनका शराबी उपन्यास आया, और इसमें वेश्याओं और शराब घरों का जो नग्न यथार्थ है उसको चित्रित किया गया है। सरकार तुम्हारी आंखों में 1937 में है, तो सरकार तुम्हारी आंखों में 1937 इसका समय बताया गया है, और इसमें शासन तंत्र की अव्यवस्था एवं प्रजा की पीड़ा का चित्रण किया गया है। तो स्पेशली आपको सरकार तुम्हारी आंखों में, और इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि 1937 में ये आया है, और इसमें शासन तंत्र की अव्यवस्था एवं प्रजा की पीड़ा को जो है सबके सामने चित्रित किया गया है। इसके बाद चॉकलेट करके है, चॉकलेट जो है नाम ही है इसका, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक चॉकलेट है जी 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 करके, इनके सारे इंपॉर्टेंट है, मतलब आप ये देखेंगे ना कि लगातार इनके क्वेश्चन आते हैं। तो जी जी करके एग्जाम में आया हुआ है, चॉकलेट करके आया है, तो चॉकलेट 1927 में है। और हिंदू समाज में कैसी स्त्री की पीड़ा का जो चित्रण इन्होंने बखूबी किया है, वो जी 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 कैसे नहीं, मतलब स्त्रियां होती हैं हर एक चीज में हामी भरती हैं, तो उसी को आधार बना के ये नाम जो उपन्यास का रखा गया है जी 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 करके रखा गया है। बाकी फागुन के दिन 4 1960 में है, जुहू करके 1963 में है। हमने कहा था कि अभी आपको सिर्फ प्रेमचंदपुर में आपने तो उपन्यास जो पढ़ा है उसमें या तो आपने सामाजिक पढ़ा है, एक ऐतिहासिक पढ़ा है, और इसके बाद घटनात्मक में आपने जासूसी उपन्यास पढ़ा है, और जासूसी के साथ एक उपन्यास आपने क्या पढ़ा है, तिलस्मी है यारी, हाँ, और इसके बाद थोड़ा सा अनुदित पढ़ा है। लेकिन आपको हमने सबसे पहले आपको दिखाया था कि जो उपन्यास है उसको कई श्रेणियों में विभाजित किया गया, उसमें प्रकृतिवादी भी आता है, आंचलिक भी आता है, मनोविश्लेषणवादी भी आता है, तो बहुत सारे आते हैं। इसलिए प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक किसे कहा जाता है, तो जोला को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकृतिवादी उपन्यासों का जो है जनक किसे कहा जाता है, तो ये जनक कहा जाता है जोला को। इसके बाद हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक, अभी तो वो प्रकृतिवादी उपन्यास का जोला हो गए, ये तो मान लो इंग्लिश लिटरेचर से होंगे, पर अपने यहाँ पे कौन है, हिंदी लिटरेचर में कौन है। जैसे हमने आर्थर कॉनन डॉयल उधर पढ़ा था, तो वो तो विदेशी रहे होंगे, पर गहमरी को हमने पढ़ा, गोपाल राम गहमरी को हिंदी में आर्थर कॉनन डॉयल की संज्ञा दी जाती है। ऐसे हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र में पढ़ते हैं कि जो वर्ड्सवर्थ हैं, तो वर्ड्सवर्थ क्योंकि वो प्रकृति के ज्यादा नजदीक होते हैं, तो उन्हीं की तुलना कर दी जाती है अपने यहाँ के सुकुमार पंत, कवि सुमित्रानंद पंत को।
तो एक जैसे संज्ञा दिया जाता है ना कि जैसे वो वहां पे हैं तो उनके तुलना में अगर देखे जाए तो अपने यहाँ के कौन ऐसे हो सकते हैं, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे इन्होंने कहा कि प्रकृतिवादी उपन्यास जो है, तो प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक इन्होंने कह दिया कि जोला है। अब वहां पे इन्होंने जोला कहा तो अपने यहाँ पे कौन है, तो अपने यहाँ पे जो प्रकृतिवादी उपन्यास है उनके जनक के रूप में पांडे बेचन शर्मा उग्र का नाम दिया गया है। इसके बाद ऋषभ चरण जैन है, वो भी प्रकृतिवादी शैली के उपन्यास कर रहे हैं और इनकी प्रमुख रचनाओं में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ऋषभ चरण जैन जो है, जो कि प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार है, इनकी प्रमुख रचनाओं का नाम यहाँ पे दिया गया है। जैसे एक तरफ आपको प्रकाशन वर्ष दिया गया है, उपन्यास दिया गया और वर्ष दिया गया है। अब इनका देखिए जो दिल्ली का कलंक है ना, ये कई बार एग्जाम में आया है, दिल्ली का कलंक करके ये किसका है। और इनके अलावा हाँ, हिज हाइनेस करके भी आया हुआ है क्वेश्चन। तो ये देखिए पैसे का साथी, दिल्ली का व्यभिचार बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इन्होंने ना ऋषभ चरण जैन जो कि प्रकृतिवादी है, एक तो ये दिल्ली का व्यभिचार 28 में लिखते हैं और दिल्ली पे जो कलंक वाली बात है 1936 में लिखते हैं। इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दिल्ली का कलंक भी करके है इनका और दिल्ली का व्यभिचार करके भी है। पहले इन्होंने व्यभिचार लिखा 1928 में और फिर दिल्ली का कलंक करके 1936 में लिखा। इसके बाद जो है आप देखिए कि पैसे का साथी करके, तो पैसे का साथी 1928 में है और वेश्यापुत्र 1929 में है, मास्टर साहब 1927 में है। तो पैसे का साथी 1928, दिल्ली का व्यभिचार 1928, वेश्यापुत्र 1929, मास्टर साहब 1927, सत्याग्रह 1930 में है, रहस्यमयी करके है 1931 में है रहस्यमयी, दिल्ली का कलंक करके है तो दिल्ली का कलंक 1936 में है, और चंपाकली करके 1937 में इनका चंपाकली है ना। इसके बाद है हिज हाइनेस, तो हिज हाइनेस आप देखिए तो 1938 में हिज हाइनेस है, मैखाना करके 1938 में मैखाना करके है, तीन इक्के करके तो 1940 में तीन इक्के है, दुराचार के अड्डे है तो दुराचार के अड्डे करके 1930 में है। कुछ आलोचकों ने हिंदी में प्रकृतिवादी या यथार्थवादी उपन्यास का जनक किसे माना है, तो कुछ आलोचकों ने हिंदी में प्रकृतिवादी या यथार्थवादी उपन्यास के जनक के रूप में जयशंकर प्रसाद जी को माना है। प्रसाद के महत्वपूर्ण उपन्यास अगर देखें तो जयशंकर प्रसाद जी के तीन आपको इम्पोर्टेंट जो है रचनाएं देखने को मिलेंगी। उनमें एक कंकाल है, तितली है, इरावती है। आप इनकी विषय वस्तु को भी अलग देखेंगे। जैसे इन्होंने कंकाल लिखा है तो उस समय का जो समाज का यथार्थ नग्न था, यथार्थ नग्न मतलब आप कह सकते हैं कि समाज में जो है जो समाज की सच्चाई वो अपने आप में नग्न यथार्थ पूरे मतलब कि अपने आप में पूरे सत्यता के साथ जो है वो इन्होंने कंकाल में दिखाया और कंकाल 1929 में आया था। तीन ही इनका इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रसाद जी को हम लोग नाटक में विस्तार से पढ़ेंगे। इतना उन्होंने नाटक के क्षेत्र में योगदान दिया कि आप विभाजन करके ऐसे ही तो पढ़ते हैं, एक तरीके से ऐसे पढ़ते हैं कि प्रसाद कालीन नाटक, प्रसाद से पूर्व नाटक और प्रसादोत्तर नाटक, है ना। जैसे आप प्रेमचंद जी को यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि प्रेमचंद से पूर्व उपन्यास, प्रेमचंदोत्तर उपन्यास और प्रेमचंद योगेन, तो वैसे ही नाटक के क्षेत्र में जो है प्रसाद जी अपना बहुत ही उच्च स्थान रखते हैं। तो इनकी तीन रचनाएं हैं, कंकाल, तितली, इरावती। 1929 में कंकाल आया और अभी हमने आपको बताया कि कंकाल के साथ आप माँ और भिखारणी भी याद रख सकते हैं क्योंकि विशंबर नाथ शर्मा कौशिक का माँ और भिखारणी दोनों ही 1929 में आया। तो थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो चीजें याद रहेगी, अदरवाइज इतना सन है आप कितना सन को याद रखेंगे। तो कंकाल को भी ध्यान रख लीजिए, 1929 में ये भी है, माँ और भिखारी करके वो भी 1929 में है। और जो तितली है, तितली 1934 में आया है। इसमें जो है पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण है। आपको ये बहुत ज्यादा बोरिंग ना लगे क्योंकि ये थोड़ा सा तथ्य है, तथ्यात्मक हमको ऐसे ही पढ़ना है। बस ये है कि हम थोड़ा आगे पीछे करके चीजों को याद करने की कोशिश कर सकते हैं कि कैसे करें। अब यहाँ पे तो कोई कथानक वगैरह है नहीं कि थोड़ा सा दिलचस्पी आप लेंगे इसमें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए ये सीरीज में हमको कराना ही कराना है। और जब कुछ ऐसा आएगा जैसे उपन्यास, विधा, कहानी, नाटक पढ़ाएंगे तो हम पूरा सविस्तार समझा के पढ़ाएंगे, उसमें आपको बोरियत नहीं होगा। बट ये भी आपके लिए रामबाण सीरीज है, बिल्कुल इग्नोर मत करिए, कान में लगा के सुनिए, थोड़ा लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। तो जैसे हमने कहा माँ है, भिखारणी है, कंकाल है, एक ही सन है तो एक ही साथ आप घुट पीजिए, है ना। फिर इरावती आया था 1936 में। अब इनका इरावती 1936 में हुआ तो आप तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा गोदान का भी समय तो 1936 ही रहा है। बाकी इनका देखिए जैसे उनका है जब प्रेमचंद जी का पढ़ा तो उनका मंगलसूत्र अधूरा रह गया, लेकिन इरावती जो है अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में प्रसाद जी का रह गया तो उनका मंगलसूत्र अधूरा रहा, तो इनका जो है इरावती अधूरा रह गया। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का नाम लेते ही हमने कहा था आपको कि हायर कमीशन का सिलेबस देखेंगे यूजीसी नेट का कहीं पे भी तो बहुत सारे इनके हैं, जैसे वयम रक्षामा, वैशाली की नगरवधु इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं।
तो बाकी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हैं, उनको कुछ औपन्यासिक कृतियों के लिए प्रकृतिवादी भी माना जाता है। बाकी इनका हृदय की परख और प्यास, पहले तो आप यही दोनों, जैसे उनका दिल्ली का दलाल और दिल्ली का व्यभिचार करके था ना, ऐसे इन्होंने हृदय की परख और हृदय का प्यास, ये दोनों जो है करवाया है। लेकिन हृदय को परखे पहले है, प्यास बाद में लगा है, ऐसे याद करिए। हृदय की परख इन्होंने पहले की है, प्यास जो है बाद में किया है। बाकी इन्होंने विषय वस्तु के बारे में पहले ही विस्तार से वर्णन किया था कि कैसे प्रेम विवाह जो है, मतलब प्रेम जो होता है उससे संतान उत्पत्ति तो हो जाता है, लेकिन वो दाम्पत्य प्रेम में परिणित नहीं होता, जिससे वो बच्चा समाज को स्वीकार नहीं होता। और इस तरीके से एक त्रासद अवस्था जो है, अवैध संतान की समस्या को यहाँ पे चित्रित किया गया है हृदय की परख में। और ये 1918 में, तो 1918 कहते ही आपको तुरंत सेवा सदन याद आ जाना चाहिए। ऐसे ही लिख लिख के कोशिश करिए। जब हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, पता है लिखने का एक क्या है, ऐसे आपके पास कोई ना ऐसे कुछ कॉपी रखिए, इतने उपन्यास इतने ये हैं, हमको तो बड़ा इंटरेस्ट आता है कि किसी की विषय वस्तु में गहन अध्ययन करें, लेकिन ये इतने फैक्ट है। जैसे आप मान लीजिए ये है, अब ये पूरी लिस्ट है समझिए। अब आपका यूजीसी नेट सिलेबस मान लीजिए कि यूनिट जो आपका 9 है निबंध विधा से, तो आपको एक तरफ तो पूरे देखने को मिल जाएंगे कौन से निबंध कार्य, कौन सी रचनाएं लगी, किस सन में लगी है, कौन सा ये है। फिर ये आप कभी क्वेश्चन लगा रहे, कहीं पे कुछ लगा रहे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तुरंत नोट डाउन करिए। तो हमेशा देखिए, ये हमेशा हिंदी वाले देखिए दिख रहा है आप लोगों को पास में, कुछ इस तरीके से आप अपना नोट्स जरूर रखिए, ठीक है। ऐसे पतले पतले बुकलेट रखिए, एग्जाम में यही लेके जाके यही काम करने वाला है, खासकर जिनमें रटना है, रट्टाफिकेशन है, उसमें तो यही करिए। इसके बाद देखिए अमर अभिलाषा करके है, तो अमर अभिलाषा 1933, विधवाओं पर होने वाले अत्याचार का चित्रण है इसमें। व्यभिचार 1924 है, प्रेम के अमर्यादित एवं अश्लील रूप का यहाँ पे चित्रांकन किया गया है। इसके बाद आप देखिए अनूप लाल ने, अनूप लाल मंडल ने निर्वासिता लिखा था। निर्वासिता 1929 में पूछा गया एग्जाम में, निर्वासिता किसका है, तो निर्वासिता 1929 में अनूप लाल मंडल जी का है। समाज की बेदी पर 1931 में है, साकी 1932 में है, रूपरेखा 34 में है, ज्योतिर्मयी 1934 में है। अनूप लाल ने समाज की बेदी पर और रूपरेखा उपन्यास की रचना किस शैली में किया है, तो पत्रात्मक प्रविधि पर किया हुआ है। अनूप लाल पांडे के अनुपन्यास में आप देखेंगे तो मीमांसा इनका उपन्यास 1937 में है, आवारों की दुनिया 1945 में है, दर्द की तस्वीर 45 में है, बुझने ना पाए। सिया रामशरण गुप्त ने गांधीवादी विचारधारा के उपन्यासकार है। आपने इनके बारे में हमने विस्तार से बताया था आपको, जब मूल टेक्स्ट पढ़ा रहे थे, कि कैसे प्रेमचंद जी जिस तरीके से लिख रहे थे ये भी लिख रहे थे, लेकिन इनको टिपिकल की श्रेणी में रख दिया गया था कि थोड़े समझ से परे हैं। क्योंकि प्रेमचंद जी जहाँ पे उनको क्रोध आता है उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं, लेकिन सिया रामशरण गुप्त जी हैं उसको घूट के तरीके से, उसको मौन रह के उसको जो है घूट पी जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इनको टिपिकल की श्रेणी में रख देता है। इसके बाद आप देखिए गोद उपन्यास करके 1932 में, और अंतिम आकांक्षा और नारी करके। प्रताप नारायण श्रीवास्तव हैं, वो भी गांधीवादी मानवतावादी उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं। और इनकी प्रमुख कृतियों में यानी प्रताप नारायण जी की है विदा करके 1927 में, इसमें भारतीय एवं पाश्चात्य सभ्यता का समन्वय देखने को मिलेगा। विजय 1937 में, इसमें बाल विधवा समस्या का चित्रण देखने को मिलेगा। इसके अलावा विकास करके है तो 1938 में विकास, तो ये उच्च वर्ग की विलासिता का चित्रण आपको विकास में देखने को मिलेगा। बाकी राधिका रमण प्रसाद सिंह, तो राधिका रमण प्रसाद सिंह के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। राधिका रमण का आप राम रहीम में ध्यान रखिएगा, 1936 ईस्वी में राम रहीम है, पुरुष और नारी, फिर संस्कार 1942 में, चुंबन और चाटा 1956 में। प्रेमचंद युग के अन्य महत्वपूर्ण रचनाकार जो है उनमें श्रीवास्तव जी हैं, और श्रीवास्तव जी का जो है महाशय भड़ाम सिंह शर्मा करके है, नाम ही अलग है थोड़ा सा, महाशय भड़ाम सिंह शर्मा 1919, लतखोरी लाल 1931, वैसे नाम ही अलग अलग है। ये जेपी श्रीवास्तव के द्वारा है। भड़ाम करके लतखोरी हो गया, बिलायती उल्लू हो गया, स्वामी चौखटानंद, प्राणनाथ, गंगा जमनी। इनको बिल्कुल आप ऐसे ही याद कर सकते हैं जैसे हमने गोपाल राम गहमरी का जासूसी वाला बताया था, कहीं पे लाश है, कहीं पे खून है, कहीं पे भूत प्रेत है, यही सब है। तो ऐसे नाम देख के आप टिक लगा सकते हैं। अब जेपी श्रीवास्तव का भी तो देखिए आप, धड़ाम है, लतखोरी है, बिलायती है, स्वामी चौखटानंद है, प्राणनाथ है, गंगा जमनी है। दिल की आग उर्फ दिल जले की आग, बहुत ही अद्भुत नाम है, 1932। इसके बाद मन्नन देवी को आपने देखा था, हमने ये जिक्र उनका तभी किया था जब हम प्रेमचंद पूर्व पढ़ रहे थे। और मन्नन द्विवेदी गजपुरी, इन्होंने कल्याणी लिखा हुआ है। मदारी लाल गुप्त करके है, इनका गौरी शंकर 1923 में है, सखाराम 1924 में है। तो 23, 24 और 26 मानिक मंदिर भी मदारी लाल गुप्त ने लिखा था। ये सभी लोगों का नाम इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है ना कि 4 लोगों का नाम दे दिया, और 4 लोगों के नाम देने के बाद आपसे ये पूछ सकता है कि ये प्रेमचंद युगीन में आते हैं कि प्रेमचंदोत्तर में आते हैं कि प्रेमचंद से पूर्व आते हैं कि मनोविश्लेषणवादी में आते हैं कि
आंशिक आते हैं कि प्रकृतिवादी आते हैं, यथार्थवादी आते हैं, तो ऐसे में आप हो जाएंगे कंफ्यूज। इसलिए आपको नाम याद रखना, भले उनकी रचना का नाम ना याद हो, वो तो हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा ही कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन मान लीजिए आपको वो चीज ना भी याद रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए ये किस क्षेत्र में आते हैं, सामाजिक में आते हैं कि यथार्थ में आते हैं, प्रकृतिवाद में आते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद गिरिजादत्त शुक्ल करके गिरीश है, तो गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश जो है, इनका संदेह करके, तो संदेह इनका 1925 में है। प्रेम की पीड़ा करके 1930 में है। अरुणोदय 1930 में है। पाप की पहली, फिर बाबू साहब 1932 में है। प्रफुल्ल चंद ओझा करके है, तो प्रफुल्ल चंद ओझा का सन्यासिनी करके है, सन्यासिनी 1926। पतझड़ 1930 में है। पाप और पुण्य 1930 में है। जेल यात्रा तलाक 1932 में है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका अप्सरा 1931 है। अलका 1933 है। निरुपमा 1936 है। तो निराला जी का तो एक भी रचना ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ सकते हैं, क्रम से लगाने के लिए आ जाता है, नाम भी है, अप्सरा है, अलका है, निरुपमा है, प्रभावती है, चोटी की पकड़ है, काले कारनामे है। अप्सरा 31 में आया, अलका 33 में आया और निरुपमा 36 में आया, प्रभावती 36 में। तो निरुपमा और प्रभावती और 31 और 33 है ना, और चोटी की पकड़ और काले कारनामे, तो काले कारनामे 1950 में आया। और गोविंद वल्लभ पंत, तो ये सब देखिए प्रेमचंद जी के ही समय के चल रहे हैं सब अभी। गोविंद वल्लभ पंत सूर्यास्त 1922, प्रतिमा 1934, मदारी करके 1935 में है। श्रीनाथ सिंह का देखिए उलझन 1922 में है, क्षमा 25 में है, एकाकिनी 1927 में, प्रेम परीक्षा 1927 में है, जागरण 1937 में है, प्रजामंडल 41 में, एक और अनेक 1951 में है, और अपहृता करके दिया गया है एक, ये भी इनका श्रीनाथ जी का है। भगवती प्रसाद वाजपेयी का प्रेम पत्र 1926, अनाथ पत्नी पूछा गया है, अनाथ पत्नी। इसके अलावा मुस्कान 1929, प्रेम निर्वाह, पतिता की साधना, चलते चलते और टूटते बंधन 1963 में है। और डायरी प्रवृत्ति का हिंदी में प्रवर्तन आदित्य प्रसन्न राय के उपन्यास मुन्नी की डायरी से माना जाता है कि डायरी शैली में भी लेखन जो है शुरू हो गया था, वो भी समय इसका बताया गया 1932। और बाकी हिंदी में सहयोगी उपन्यासकार के तौर पे जो देखा जाता है वो किसको है, तो सहयोगी उपन्यास लेखन के क्षेत्र में 1927 में जो है प्रकाशित भगवती प्रसाद वाजपेयी और वृंदावन लाल वर्मा, शंभु दयाल। त्रिमूर्ति किनको कहा जाता है, तो सहयोगी उपन्यास के क्षेत्र में तीन लोगों का मिलकर जो समूह बना था, जैसे हम लोग छायावाद में पढ़ते हैं कि छायावाद में बृहत्रयी भी पढ़ते हैं, लघुत्रयी भी पढ़ते हैं, तो छायावादी 4 स्तंभों में प्रसाद पंत, निराला, महादेवी को पढ़ते हैं। वैसे यहाँ पे सहयोगी उपन्यास लेखन में 3 लोगों का नाम दिया गया है, जो है भगवती प्रसाद वाजपेयी का, वृंदावन लाल वर्मा का और शंभु दयाल सक्सेना का, तीनों लोगों को मिला के त्रिमूर्ति कहा गया है। अब आप देखिए, हमने आपको प्रेमचंद जी से पूर्व जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो करा दिए हैं, पूरे कंप्लीट हो गए हैं, और प्रेमचंद योगीन जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, और यहीं पे आज इस वीडियो में प्रेमचंद योगीन जो उपन्यास वो आपका समाप्त हो गया। नेक्स्ट जो आपका सेशन शुरू होगा वो प्रेमचंद उत्तर से शुरू होगा। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से क्लासेज आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी आप लोग जैसा भी रही रिस्पांस देते नहीं है ना, कितना भी मेहनत करो रिस्पांस तो बहुत कम ही लोगों का आ रहा है, देख रहे हैं। कम से कम इतना उत्साहवर्धन करिए कि 850 पेज को हम खत्म तो कर पाए अच्छे से। हाँ, और इस समय आप बीच बीच में आपने देखा होगा कि हम लाइव वो भी शुरू कर दिए डिस्कशन के लिए, तो डिस्कशन फोरम बीच बीच में खुलता रहेगा, जो भी क्वेरी होगी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। जितना मेरे सामर्थ्य के अंदर होगा हम उतना आप लोगों से साझा करेंगे, और खासकर जो जिस क्षेत्र में हमको अनुभव है उसमें तो जरूर आपका हेल्प कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमने इसे प्रीवियस के क्लासेज में 20 क्वेश्चन करीबन किए थे, तो एक आइडिया लेके किया था। तो क्वेश्चन से ज़्यादा हम व्याख्या पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि व्याख्या से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब यूबी पीजीटी, अब पीजीटी वाले विद्यार्थी यही बार बार कहते हैं ना कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। देखिए 2021 में पीजीटी में सीधे सीधे क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित उपन्यास में से कौन उनके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट है आपके जो एग्जाम है टीजीटी पीजीटी वाले, उनसे उनके एग्जाम में रचनाएं बहुत पूछी जाती, कितना रटेंगे आप। इसलिए थोड़ा सा हम जो कंटेंट फॉर्म में बता रहे हैं, विषय वस्तु के साथ बता रहे हैं, ये आपके लिए ही बहुत मददगार साबित होने वाला है। आप रटेंगे, कितना रटेंगे, इसलिए थोड़ा सा जो आगे पीछे का कहानी बता रहे हैं ना, ये इससे आपको याद हो जाएगा। बाकी रटने का जिम्मा तो आपको है ही, आप तो रट ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा आगे पीछे का चीज जानने से ये होता है कि थोड़ा सा हम जोड़ के, कड़ियों को जोड़ के उनको ज्यादा लंबे समय तक याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया झीनी झीनी बीनी चदरिया, पहला पड़ाव मैया दास की माड़ी, अब्दुल्ला दीवाना। अभी हम इन उपन्यासों को
जब प्रेमचंदोत्तर के बाद भी जो नए चित्र में जब उपन्यास लिखा जाने लगा उसमें पढ़ेंगे, तब ये सभी उपन्यासकार आपको देखने को मिलेंगे। अभी आपने जितना भी पढ़ा प्रेमचंद युगीन, प्रेमचंद पूर्व जो है उनसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कम आते हैं। अभी तो इधर आप देखिए 2000 के बाद से जितने उपन्यास लिखे गए, इन सब नए उपन्यास की श्रेणी में जो आते हैं उनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो झीनी झीनी चीनी बीनी चदरिया, अब इसको आप ध्यान रखिएगा, जब हम पढ़ाने लगेंगे तो आपको तुरंत क्लिक करेगा माइंड में, हाँ ये तो क्वेश्चन आया था। तो झीनी झीनी बीनी चदरिया करके पहला पड़ाव मैया दास की माड़ी, अब्दुल्ला दीवाना। इनमें से कौन उनके लेखक के साथ सुमेलित नहीं है? यानी 3 तो सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है। आपको वही देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन से इसमें सुमेलित नहीं है? शंकर शेष। शंकर शेष का आपने देखा होगा यूजीसी नेट के सिलेबस में, जो यूनिट 8 आपका नाटक विधा से संबंधित यूनिट है, उसमें जो है एक और द्रोणाचार करके नाटक लगा हुआ है। वो किसका है? शंकर शेष जी का। आपके सिलेबस में तमस उपन्यास लगा हुआ है, वो किसका है? भीष्म साहनी जी का। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी है, वो भी आपके सिलेबस में लगा हो। जब भी आप तैयारी कर रहे हो ना, तो सिलेबस आपकी नजरों के सामने हो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको याद हो। आपको इतनी सहूलियत होगी पढ़ने में कि हम बता नहीं सकते। अदरवाइज आप लेके बैठ जाइए, ऐसे ऐसे गाथाएं हैं पूरे ना कि बस कथा बांटते जाइए, कुछ नहीं होगा। 4 आपने देख लिया, अब आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि जीनी जीनी बीनी चदरिया, इनमें अगर आपको मान लीजिए नहीं भी पता हो तो एक क्वेश्चन देखिए, लेकिन क्वेश्चन में जितने लोगों का विकल्प, इतने लोगों का उल्लेख किया गया है, ये मानिए कि सारे लोग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन का फॉर्मेट बनता है तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो दे देते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष का नहीं है, तो अब्दुल्ला दीवाना फिर किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का। अब याद करिए लक्ष्मी नारायण लाल जी का कौन सा आपके सिलेबस में नाटक लगा है? एक लक्ष्मी नारायण मिश्र है, एक लक्ष्मी नारायण लाल है। तो मिश्र वाला लगा है कि लाल वाला लगा है? क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। बाकी मैया दास की माड़ी भीष्म साहनी का है, सही है। और पहला पड़ाव तो राग दरबारी हमने आपको बताई इनका है, श्रीलाल शुक्ल का पहला पड़ाव भी है, लेकिन राग दरबारी तो उनका नाटक है। यहाँ पे हमने जो है राग दरबारी उनका उपन्यास है, हाँ उपन्यास है, नाटक नहीं है। और झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह का है, इसको ध्यान रखिए। बाकी ये जो अब्दुल्ला दीवाना के शेष इनका नहीं है, लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, जो कि 1973 में लिखा गया। यानी अब्दुल्ला दीवाना जो शंकर शेष का नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण लाल जी का है और लिखा कब गया? 1973 में। लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म 1927 में यूपी के बस्ती में हुआ था। इनके समकालीन नाटककार, इन्होंने अनेक नाटक लिखे थे और अनेक नाटक में आप इनके नाटक देख सकते हैं। धरती की आंखें 1951 में इन्होंने लिखा, काले फूल का पौधा 1955 में, प्रेम पवित्र नदी करके 1972 में लिखा, कनाट पैलेस करके 1986 में लिखा। बाकी नाटक में आप देखिए अंधा कुआं, मादा कैक्टस, रक्तमाल, गंगा माटी, ये सभी है नाटक। अच्छा ये एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे हम गलती से भूल गए, ये सारे इनके लक्ष्मी जी के जो है, लक्ष्मी नारायण लाल जी के उपन्यास हैं। और ये कितनी बार क्वेश्चन आया, मादा कैक्टस किसका है, अंधा कुआं किसका है? तो ये लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है। और लक्ष्मी नारायण मिश्र करके भी एक नाटककार रहे उपन्यासकार में, तो उनके बारे में बताइएगा। और क्योंकि जो आपके सिलेबस में है सिंदूर की होली ना, वो आई थिंक मिश्र जी का है, इनका नहीं है, नहीं तो इसका जिक्र किया होता। सिंदूर की होली नाटक हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। तो अंधा कुआं है, मादा कैक्टस है, रक्तमाल है, गंगा माटी है। बाकी इनका धरती की आंखें, प्रेम अपवित्र नदी, काले फूल का पौधा 1955, कनाट पैलेस 1986, इन सबको ध्यान रखिएगा। और शंकर शेष का एक नाटक और भी बताया गया है, खजुराहों का शिल्पी करके, ये भी है इनका। निम्नलिखित में से उपन्यास और उनमें वर्णित समस्याओं का एक जोड़ा आपको सही देखना है कि नहीं है। तो इसमें देखिए उपन्यास और उपन्यास के साथ एक जोड़ा भी दे दिया है मैच कराने के लिए, कि आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। कर्म भूमि जो है, कायाकल्प जो है, पारलौकिक समस्या, वो अछूतोद्धार की समस्या। और इनके अलावा जो है आपको सेवा सदन में वेश्या की समस्या, गबन, दहेज और अनमेल विवाह की समस्या। अब प्रेमचंद जी के जितने भी उपन्यास हैं उनके विषय वस्तु के साथ तो हमने आपको करा दिया है, चाहे सेवा सदन हो, गर्म भूमि हो, वरदान हो, बाजारे हुस्न का गौसाया आफियात हो, इनके अलावा जितने भी हैं उनके कायाकल्प वगैरह जितना भी है वो सारे हमने करा दिए। और सारे के विषय वस्तु पे भी हमने चर्चा किया है। और यहाँ पे देखिए विषय वस्तु के साथ मिलाने वाला है। तो जैसे एग्जाम का लेवल जैसे बढ़ता है ना, वैसे ही क्वेश्चन का भी लेवल बढ़ जाता है। अभी आपने यूपी टीजीटी में देखा तो सीधे सीधे उन्होंने बस आपसे ये पूछ लिया कि रचना को सुमेलित करिए, लेकिन आप एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, जब लेक्चरर के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको जो भी उपन्यास है उनके विषय वस्तु के साथ सुमेलित करना है। तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम का डिमांड क्या है, किस लेवल का आप एग्जाम में, किस लेवल के एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है कठिनाई का स्तर जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपको गबन को देखेंगे तो गबन में दहेज और अनमेल विवाह की समस्या नहीं है, बल्कि ये जो निर्मला उपन्यास है
निर्मला उपन्यास में आपको अनमेल विवाह की समस्या देखने को मिलेगा। वैसे आपको बता दें कि निर्मला पे वेब सीरीज नहीं कहेंगे, वो प्रसार भारती का पूरा बना हुआ है, एपिसोड में डिवाइड है, आप बढ़िया से वो देख सकते हैं, बहुत अच्छा उपन्यास है। तो निर्मला आपको वहाँ से कम समझ में विकसित होगा देखने से। बाकी सेवा सदन जो है वेश्याओं की समस्या से है, बाजारे हुस्न नाम से बना है, उसको भी आप देख सकते हैं। इसलिए रिकमेंड करें कि फालतू चीज़ों को देखने से अच्छा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को देख लीजिए। तो उपन्यास और उनमें बड़ी समस्या का एक युग यहाँ सुमेलित नहीं है, वो है गबन, दहेज और अनमेल विवाह की समस्या। उपन्यास और बड़ी समस्याओं में देखिए, सेवा सदन का समय हमने बताया था वही 1918 ईस्वी, इसमें वेश्याओं की समस्या को उठाया गया सेवा सदन में, और इसमें सुमन और शांता नाम के प्रमुख पात्र आपको देखने को मिलते हैं, और ये उपन्यास सामाजिक उपन्यास की श्रेणी में आता है। इसके बाद जो कायाकल्प है, तो कायाकल्प 1926, इसमें पारलौकिक और पुनर्जन्म की कथा है, किसमें, कायाकल्प में, और प्रमुख पात्र हैं चक्रधर और अहल्या, और ये उपन्यास किस श्रेणी में आता है, राजनीतिक उपन्यास की श्रेणी में आता है। इसके बाद जो गबन है, गबन जो है 1931 में है, मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थवादी चित्रण है, इसमें जालपा और रामनाथ का जिक्र है। इसके बाद ये सामाजिक उपन्यास की श्रेणी में आता है। जो कर्मभूमि है, कर्मभूमि 1932, इसमें अछूतोद्धार की समस्या है, इसमें अमरकांत और सकीना के बारे में है। और राष्ट्रीय मतलब अमरकांत और सकीना एक तरीके से आप देखेंगे ना कि जो सुखदा होती है, तो सुखदा ऐसी होती है कि वो बहुत ही लावण्यमयी सुंदर स्त्री होती है, उसको अपनी सुंदरता पे घमंड है, तो उसको लगता है कि ये सकीना जो है ये ना सुंदर है ना कुछ है, कुरूपवती भी है, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं, तो इससे कोई कैसे प्रेम कर सकता है। और आप देखते हैं कि जो अमरकांत होता है साथ में उनके दोस्त जो होते हैं वो दोनों ही उसी से प्रेम करते हैं। तो ये चीज़ नहीं है, प्रेम आप किसी भी व्यक्ति से करते हैं तो सिर्फ उसका बाह्य सौंदर्य देख के करें तो ये कोई प्रेम नहीं होता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से यहाँ पे जो प्रेमचंद जी ने दिखाया है इसके माध्यम से। बाकी कर्मभूमि में बाद में सुखदा, क्योंकि एक जीवन मिला है और आप उसको ऐसी चीज़ों पे लगा दे रहे हैं जो एक भौतिक जगत में कुछ दिन रहना है, फिर ये स्थूल शरीर मिट्टी में मिल जाना जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो अपने आप को पहचानना है और अपने कर्म को ऐसी जगह पे लगाना है, मतलब अपने आप को ऐसी जगह पे समर्पित कर देना है जहाँ से ये लगे कि हाँ उससे कुछ मतलब समाज के लिए हम कर पा रहे हैं, अपने लिए। तो अपने आप को मतलब अपने अस्तित्व को समझने की बहुत ज़रूरत है। जिस अंधकार में आके हम खो गए हैं ना भौतिक सुख सुविधाओं की दुनिया में, कि हम क्या है, मिट्टी के वस्तु हैं कि नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने जो है दिखाया है। इसके बाद आप देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ उपन्यास को रैक्वे आख्यान कहा जाता है। अब वैसे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को तो आपने पढ़ लिया, लेकिन अब ये कैसे पता कि रैक्वे उपाख्यान या आख्यान किसको कहते हैं। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो उपन्यास है अनाम दास का पोथा। वैसे आप देखेंगे ना पुनर्नवा, चारूचंद्र लेख और बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा तो अपने सिलेबस में ही लगा है, तो ये सारे ही इन्हीं के हैं। लेकिन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो रैक्वे आख्यान है वो किसे कहा गया है, तो ये अनाम दास के पोथा को कहा गया है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनाम दास का जो पोथा है उसको रैक्वे आख्यान भी कहा जाता है। इसमें आपको औपनिषदिक युग यानी उपनिषद काल के समय की बात करें कि उस युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का आपको चित्रण देखने को इसमें मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। इनके अन्य उपन्यासों में चारूचंद्र लेख 1963, पुनर्नवा करके 1973 ईस्वी, बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी। इसके बाद सर्वप्रथम अगर आप देखो तो विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और ये ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास है। इसमें 3 प्रमुख पात्र आपको देखने को मिलेंगे, बाणभट्ट, भट्टनी और निपुणिका। इनका विषय वस्तु प्रेम का उदात्तीकरण और हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण है। निम्नलिखित उपन्यासों का उनके लेखों के साथ सुमेलन करना है। मैला आंचल, ये पतबंधु था, गली आगे मूर्ति, लोक ऋण, तो इनको हमें जो है मतलब कि सुमेलित करना है। तो यहाँ पे क्रम से देखें तो मैला आंचल जो है 1954 पणेश्वरनाथ रेणु है। इसके बाद यह पतबंधु था 1962 श्री नरेश मेहता करके, गली आगे मूर्ति 1974 शिव प्रसाद सिंह का है, और लोक ऋण 1977 विवेकी राय का है। तो यहाँ पे आपको मैला आंचल देखने को मिल गया, मैला आंचल रेणु जी का है और 1954 में आया है। ये पतबंधु 1962 में आया, नरेश मेहता का है। लोक ऋण विवेकी राय का। इससे आपको आइडिया लग पा रहा है ना कि कौन कौन से उपन्यास इंपॉर्टेंट है। यानी पहला मैला आंचल भी, या पतबंधु था, गली आगे मूर्ति, लोक ऋण, यानी एक तो आप याद ही रख रहे हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व करें, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के अलावा जितने भी विकल्पों की बात की गई है उन सारे पे आपका ध्यान जाना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं। इसलिए हम कहते हैं ना कि आपके यूपीटी, टीजीटी, पीजीटी में आप कितना रटेंगे ये बताइए। अगर आपने कुछ नहीं तो रंगभूमि के बारे में जो मतलब थोड़ा सा भी पढ़ा होगा
तो उसमें देखा होगा कि कैसे जो है सूरदास जो किरदार निभाता है, और सोफिया जो कि मतलब कि बाहर की लड़की होती है लेकिन उसको सहानुभूति है यहाँ के प्रति। तो विनय और सोफिया जो है किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं, तो ये रंगभूमि के पात्र हैं। विनय और सोफिया प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि आया था, इनका 1925 में इसके पात्र हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का संपूर्ण साहित्य आम जनमानस की ही गाथा है। इसी क्रम में रंगभूमि उनका ऐसा उपन्यास है जिसमें नौकरशाही तथा पूंजीवाद के साथ जन संघर्ष का तांडव देखने को मिलता है और ग्रामीण जीवन तथा औद्योगिकरण के दोष का चित्रण है। रंगभूमि उपन्यास के अनेक प्रमुख पात्रों में सूरदास है, जॉन सेवक है और प्रभु सेवक है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रभा केतान, नासिरा शर्मा, सूर्यबाला, मृदुलागर। तो इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना, कौन सा मतलब मैच नहीं कर रहा है। प्रभा केतान, नासिरा शर्मा, सूर्यबाला, मृदुलागर। जब हम महिला उपन्यासकारों पे बात करेंगे ना, तो ये सारी महिला कथाकार जो उपन्यासकार हैं उनका नाम वहाँ पे लिया जाएगा। यहाँ पे तो आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है ना, ताकि ये रहे कि जब आप वहाँ पे पढ़ें तो आपका ध्यान जाए। और अच्छी बात ये है कि टीजीटी वाले 2021 में देखिए भर भर के क्वेश्चन आए हैं, तो उपन्यास को आप इग्नोर मत करिए, बहुत ध्यान से इसको करिए क्लास को। अब यहाँ पे देखिए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। प्रभा केतान का याद हो तो आओ पेपे घर चले, छिन्नमस्ता, ये सब पहले भी आ चुका है ना, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि प्रभा केतान है कितनी इंपॉर्टेंट है। मैत्रेयी पुष्पा का चाक वगैरह हमने देखा था। और फिर सूर्यबाला, मृदुलागर, तो इसमें आप जो है कौन सा आपका सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो एक जमीन अपनी करके ये जो है आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। ये जो है एक जमीन अपनी करके ना, ये चित्रा मुदगल का उपन्यास है। और इनके अन्य प्रमुख रचनाओं में आप देखेंगे तो जो इनके अन्य प्रमुख रचनाओं में आवा करके है, तो आवा 1999 में उपन्यास है। जीनावर करके उपन्यास है। बेईमान करके है। अढ़ाई गज की ओढ़नी कहानियां हैं। चित्रा मुदगल के अब तक कुल 13 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 4 बाल कथा, ये सब प्रकाशन में आ चुके हैं। तो आवा 1999 उपन्यास, जीनावर है, बेईमान है, अढ़ाई गज की ओढ़नी कहानियां है। इनके अलावा चित्रा मुदगल के अब तक कुल 13 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 4 बाल कथा, ये सब संग्रह प्रकाशन में आ चुके हैं। ग्लोबल गांव के देवता, वैसे भी सब कुछ ग्लोबल हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है, यानी आप देखिए ना कि आज के समय में आप जाएंगे तो हर एक चीज का बाजारीकरण ही तो हुआ है। तो इसी तरीके से हमारे देवताओं को भी ग्लोबल देवता बना दिया गया है। तो इसी नाम से किसने लिखा है? ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसको कहा गया है? लंदन को, पेरिस को, दिल्ली को, न्यूयॉर्क को। वैसे हम बताएं, अगर आपने ये पढ़ा नहीं होगा तो ऐसे अचानक आपको लगेगा कि वैसे तो देखा जाए लंदन ही होना चाहिए या पेरिस होना चाहिए, लेकिन है न्यूयॉर्क। ग्लोबल गांव के देवता का जो उपन्यास, उसमें सर्वोच्च देवलोक है न्यूयॉर्क को कहा गया है। अब कथाकार रणेंद्र जो है, ये इसके लेखक कौन है? तो कथाकार रणेंद्र करके हैं, और ये इन्होंने लिखा ग्लोबल गांव के देवता। और ग्लोबल गांव के देवता में आपको वस्तुतः आदिवासी, वनवासी, इनके जीवन का संतप्त सारांश है। इस उपन्यास में आप देखते हैं कि सर्वोच्च देवलोक यानी सबसे ऊपर जो देवताओं का लोक है वो किसको कहा गया? न्यूयॉर्क को कहा गया है। ये उपन्यास कब आया था? 2009 में आया था। हमने कहा ना कि इधर जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं 2000 के बाद जितने भी उपन्यास लिखे गए मैक्सिमम वहां से पूछा जा रहा है। क्योंकि देखिए, आप प्रेमचंद पूर्व का अगर तिलस्मी यारी बैठ के पूछेंगे तो कुछ ही काम का होगा, बाकी क्या ही मतलब निकलेगा। इसलिए जो आप महिला कथाकार उपन्यासकार में या अलग अलग मुद्दों पे जो लिखा जा रहा है उनसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है। इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे रणेंद्र का उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता, यहाँ से क्वेश्चन है। ये आदिवासी वनवासियों के मुद्दे को उठाया गया है और इसमें सर्वोच्च देवलोक किसको कहा गया? तो सर्वोच्च देवलोक न्यूयॉर्क को कहा गया है। और इसके माध्यम से क्या बताया गया है? तो ग्लोबल गांव के देवता के माध्यम से रणेंद्र जी ने जो असुर आदिवासी समाज, उसका जीवन कैसा है और उस जीवन के साथ उसकी दुर्दशा कैसा है, उसका चित्रण किया है यहाँ पे। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोध। वैसे प्रेम कहानी में तो बहुत सारे अवरोध उठते रहते हैं, लेकिन कौन सा उस पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है? नीलू, नीलिमा, नीलोफर, भीष्म सानी, या जुलूस, फणीश्वरनाथ रेणु, खुदा सही सलामत है रविंद्र कालिया, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। ये भी देखिए टीजीटी में आया हुआ है। तो प्रेम कहानी पे इसलिए हम कह रहे हैं ना कि सारे के विषय वस्तु। अब ये बताइए कि आप कहीं से वन लाइनर फैक्ट पढ़ेंगे ना तो बहुत ही लिमिटेड उसमें कंटेंट में मूल विषय वस्तु नहीं दिया गया है, और यहाँ पे आपको मूल विषय वस्तु से मिलाना है तो आप कैसे मिलाएंगे? इसलिए आपको गद्य साहित्य को फॉलो करना है बहुत अच्छे से। हर एक उपन्यास के जो कह सकते हैं कथा वस्तु जो रहा है उसको जरूर समझिए, वहां से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। तो प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया भीष्म सानी जी का उपन्यास है नीलू, नीलिमा, नीलोफर।
नीलू नीलमा नीलोफर, इसका विषय वस्तु का केंद्र क्या है? प्रेम कहानी में उठने वाले जो सामाजिक अवरोध है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो प्रकाशन वर्ष जो है 2000 ईस्वी है। भीष्म साहनी द्वारा लिखित अन्य उपन्यासों में झरोखे है, तमस है, बसंती है, मैया दास की माड़ी है। मैया दास की माड़ी भी कई बार पूछा गया। अभी जस्ट आपने आगे देखा था सुमेलित करने वाले में मैया दास की माड़ी का नाम दिया गया था। तमस तो अपने सिलेबस में है ही। तो इस तरीके से आप एक आइडिया भी लगा सकते हैं कि भीष्म साहनी जी कितने इंपॉर्टेंट उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं। बाकी इनका झरोखे है ही, और झरोखे के अलावा तमस भी है, बसंती भी है, मैया दास की माड़ी भी है, कुंतो भी करके है। फिर 479 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि एक ही कथानायक चेतन, कथानायक कौन है? एक ही है। एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? मतलब कथानायक चेतन है, वो उपेंद्र नाथ ने जो भी उपन्यास लिखे हैं उनमें वही पात्र कई जगह पे आया है। तो कौन सा ऐसा है जिसमें नहीं आया है चेतन? तो गर्म राख में नहीं आया, गिरती दीवार में आया, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील। मतलब एक ही नाम उन्होंने सारे रचनाओं में कर दिया है, कंफ्यूज होना है फिर। एक ही कथानायक जो चेतन है, अस्क जी के कई उपन्यासों का वो केंद्रीय पात्र रहा है। उनके उपन्यास जैसे गर्म राख है। अब गर्म राख आप देखिए, गर्म राख का नायक जो है चेतन नहीं है ना। गर्म राख जो है इसका नायक चेतन नहीं है। गर्म राख उपन्यास का प्रमुख पात्र जगमोहन है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसका पात्र कौन है? जगमोहन है। जबकि अस के उपन्यास गिरती दीवारें हैं, शहर में घूमता आईना है, एक नन्ही कंदील है, बाधो न नाव। बाधो न नाव इस ठाव बंधु मेरे मुंह से निकल जाता है। तो वो किसकी कविता है? बाधो न नाव इस ठाव बंधु, निराला जी का। यूजीसी नेट के सिलेबस में आपके यूनिट 5 में लगा हुआ है। तो बाधो न नाव इस ठाव, इसके पहले भी हमने आपको याद दिलाया था कि ये उपेंद्र नाथ अस का है। बाधो न नाव ठाव करके ये उपन्यास है। बाकी बाधो न नाव इस ठाव बंधु वो कविता है, और वो कविता निराला जी का है। ठीक है, तो बाकी ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि इनका जो है गर्म राख का नायक चेतन नहीं है बल्कि जगमोहन है। बाकी अस्क जी ने गिरती दीवार है, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील है, बाधो न नाव इस ठाव, इन सारे में एक ही चेतन को केंद्र में रखा है। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। ये कहना किस इतिहासकार का है? तो ये देखिए किसने कहा है? गणपति चंद ने, बाबू गुलाब राय ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो ये बच्चन सिंह का है। वैसे एक चीज आपको बता दें, जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम है उसमें आधुनिक आधुनिक साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास करके बच्चन सिंह का जो नया वाला आया था उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो आधुनिक, जैसे इनका बच्चन जी का एक दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास करके भी था, तो उसमें जो आधुनिक वाला पार्ट है वहां से क्वेश्चन काफी आते हैं। तो हो सकता है ये सीरीज खत्म कराने के बाद कोशिश करते हैं कि उसको भी करा दें। टीजीटी पीजीटी वाले स्टूडेंट के लिए वो बहुत जरूरी है। देखिए वहां से आपको इस तरीके से जो उनके पंक्तियां दी गई हैं वो पंक्तियों से क्वेश्चन आता है। तो उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसे ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। तो सीधे बच्चन सिंह के यहाँ से क्वेश्चन दे दिया। उपन्यास का मोटापा उनके स्वास्थ्य पर ऐसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। उपन्यास के संदर्भ में कहना बच्चन सिंह का है, और बच्चन सिंह का जन्म जुलाई 1919 को जौनपुर यूपी तथा निधन अप्रैल 2008 को वाराणसी में हुआ। पांचाली, कुंती, लहरे और कागार इनके प्रमुख उपन्यास की श्रेणी में आते हैं। जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन्ना अपना, तो ये तो आपने सिलेबस में लगा है, चैनल पे कराया भी गया है। तो धरती धन्ना अपना की अंतर वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? तो पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा है। देश विभाजन के बाद पंजाबी शरणार्थियों की कहानी है। वायलिन और बंदूक, युद्ध और प्रेम पे है। तो ये तो अपने सिलेबस में लगा है ना, इसको आप खुद ही पता होगा आपको कि इसमें जो है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो दलित जीवन की कथा है उसी को ध्यान में रखे धरती धन्ना अपना, कि जब पता चलता है कि धरती भी धन मतलब कि अपना जिसमें हम जो रहे हैं बोत रहे हैं वो भी हमारा नहीं है। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि काली और ज्ञानों का एक तो प्यार जो होता है वो भी कितने मतलब सामाजिक बंधनें इतने अलग अलग प्रकार के हैं कि किसी भी हाल में इनको जीने नहीं देती हैं। और ये दलित उपन्यास की श्रेणी में भी आता है। और इसमें आप देखेंगे धरती धन्ना अपना, इसमें चित्रित किया गया है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की त्रासद कथा है। और दलित जो जगदीश चंद्र जी एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं, और इनके अनुपन्यास यादों का पहाड़ करके है। यानी जो धरती धन्ना अपना वो तो 1972 में आया था, और 1972 में ही देखेंगे मानस का हंस भी आया था जो इम्पोर्टेंट अपने सिलेबस में लगा है। बाकी धरती धन्ना अपना 1972 में प्रकाशन में आया। इनके अन्य उपन्यासों में आप देखेंगे यादों का पहाड़ 1966 है, आधा पुल करके 1973 में, कभी ना छोड़े खेत 1976 में है, मुट्ठी भर खाकर, तो कभी ना छोड़े खेत 76 में है, मुट्ठी भर खाकर 76 में, टूंडा लाट 78 में, नरक कुंड में वास 1994 में है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास का सही अनुक्रम देखें तो विश्रामपुर का संत, सूनी घाटी का सूरज,
इनके अलावा अगर देखें, हाँ ये दोनों है, तो आप इनको अगर सुमेलित करेंगे तो सुन्नी घाटी का सूरज 1957, मकान 1976 में है, पहला पड़ाव 1987 में, विश्रामपुर का संत 1998 में है। पार्वती, सुखदेव, दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथाकृति के पात्र हैं? रानी केतकी के, वामा शिक्षक के, भागवती के, देवरानी जेठानी की कहानी। तो पार्वती है, सुखदेव है, दौलत राम, ये छोटे पात्र जो है देवरानी जेठानी की कहानी से लिए गए हैं। वैसे देवरानी जेठानी की कहानी को हमने पहले भी बताया, कहानी नहीं है, उपन्यास है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। बाकी ये देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में आया और ये उपन्यास की श्रेणी में आता है। बाकी रानी केतकी की कहानी इंसान लगा, वामा शिक्षक करके मुंशी ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय का वामा शिक्षक, भागवती श्रद्धाराम फिलौरी जी का है। लाला मदन मोहन, रामकृष्ण बाबू, मंगल जुबेर, और यहाँ पे आपको मैला आंचल, गोदान, झूठा सच, परीक्षा गुरु। तो पात्रों के साथ सुमेलित करना ये मिलाया गया है। तो पात्र लाला मदन मोहन जो है, इनका परीक्षा गुरु करके सिलेबस में लगा है, और परीक्षा गुरु के बारे में उनके उसके विषय वस्तु पे भी हमने पहले बात कर ही लिया है। रामकृष्ण बाबू आपको मैला आंचल में देखने को मिलेंगे, तो परीक्षा गुरु भी सिलेबस में लगा है, और परीक्षा गुरु के अलावा मैला आंचल भी लगा है, गोदान भी लगा है, झूठा सच लगा है। वैसे यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी उपन्यास आपके लगे वहीं से क्वेश्चन है, और 2021 में ये शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन आया भी है। तो यूजीसी नेट में देखिए जो आपके यहाँ पे सिलेबस में लगा है लगभग वहीं से क्वेश्चन आ जाता है। जिंदगी नामा उपन्यास ये भी सिलेबस में लगा है, इंपॉर्टेंट रचना है। तो जिंदगी नामा के विषय वस्तु के बारे में पूछा गया कि जैसे उसमें डेप्थ से जाकर क्वेश्चन पूछा गया कि 20वीं शताब्दी के प्रथम जो 15 वर्ष है उनमें पंजाब के किसान ग्रामीण उनके जीवन का चित्रण है। महानगरवासी उच्च मध्यवर्गीय अवृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थिति का चित्रण है। परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया गया है। विवाहेतर संतान और उनकी स्वीकृति का प्रश्न इसमें वर्णित है। तो इसमें क्या चीजों को लेके है, तो ये भी देखिए यूजीसी नेट में ही आया हुआ है। जो जिंदगी नामा उपन्यास है इसमें 20वीं शताब्दी का जो प्रथम 15 वर्ष है, यानी जिंदगी नामा उपन्यास में 20वीं शताब्दी के पहले 15 वर्षों में जो पंजाब के किसान ग्रामीण के जीवन है, ग्रामीणों के उनका है। और इसमें आप देखेंगे तो परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोग से आक्रांत किया गया है। जिंदगी नामा कृष्णा सोपती द्वारा रचित एक बड़ा उपन्यास है, और प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर देवराज उपाध्याय के शब्दों में यदि किसी को पंजाब प्रदेश की संस्कृति, रहन सहन, चाल ढाल, रीति रिवाज की जानकारी प्राप्त करनी हो, तो इतिहास की बात जानी हो, तो वहाँ की दंतकथा, प्रचलित लोकोक्ति तथा 18वीं 19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों से अवगत होने की इच्छा हो तो जिंदगी नामा को आराम से पढ़ सकता है। आपका बंटी उपन्यास है, इसका कथ्य क्या है, तो आपका बंटी तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या है, या आप देखो कि समकालीन राजनीतिक परिदृश्य या राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता या दाम्पत्य संबंध का विघटन है। तो आपको क्या इसमें देखने को मिलता है। वैसे भी हमने बताया था कि किस तरीके से इसमें जो आपका बंटी है, तो माता पिता तो अपने आप को विच्छेदित कर लेते हैं, अलग की बात करते हैं, वो अपनी जो एक बनी बनाई धारणा उनको तोड़ के अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़ जाते हैं। लेकिन वो जो बच्चा है आपका बंटी, वो तो ना इधर का होता ना उधर का। तो दाम्पत्य प्रेम में इस तरीके से जो टूटन की स्थिति होती है, उसे बच्चे के मना मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप में दिखाया गया है। तो इसमें तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या है ही, और दाम्पत्य संबंध का जो विघटन है वो भी दिखाया गया है। तो आपका बंटी जो है कब आया था, 1971 में आया था। आपका बंटी जो है ये 1971 में आया है, और ये अपने ढंग का अगर देखा जाए तो अकेला उपन्यास है। इस उपन्यास में आज के मध्यवर्गीय समाज में जो तलाकशुदा समस्या है, दाम्पत्य जीवन के तनाव के कारण उससे जो बच्चा होता है, जो दंपतियों के बच्चा होता है, वो मनोवैज्ञानिकता का कितना मतलब उस पर असर पड़ता है, उसका मार्मिक चित्रण है। मनु भंडारी ने अपनी प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज, तो इनका देखिए महाभोज भी लगा है। महाभोज को नाटक भी कहा जाता है और उपन्यास की श्रेणी में भी रखा जाता है। बाकी 1979 में इनका उपन्यास महाभोज 1979 में आया, चैनल पे कराया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। तो ये एक राजनीतिक उपन्यास है, इसका परिवेश व्यक्ति या पारिवारिक ना हो, सामाजिक है। इसके बाद सूची 1 को 2 से मिलाना है। चुनाव जीतने के 3 तरकीबें, एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली और तीसरी महिवालपुर वाली। फिर इसके बाद होरी, अब यहाँ पे दिया है छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई हो, सबसे ताजी स्मृति हो, समूचा आर्यावर्त रक्त कदम से पिछल होने जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए लोरिक देव, शेखर और इन सभी का जिक्र किया गया है, और ये आपके 20 और 21 के सिलेबस में आया हुआ है, सिलेबस में करें एग्जाम में आया हुआ है। तो आप अपने अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि इसी तरीके से आपके इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इंपॉर्टेंट पंक्तियां रचना के 20 से पूछ ली जाती हैं। और जैसे ही आप पढ़ेंगे कि कैसे जो है रूपन बाबू राग दरबारी में आते हैं, उस उपन्यास से है। और फिर होरी, क्योंकि आप देखते हैं बहुत ही परंपरावादी आदर्शवादी सोच वाला होता है, तो वो सीरीज जब उनका बेटा जो होता है गोबर,
वो कहता है कि पिताजी आप गलत कह रहे हैं, सब कुछ यहीं पे जो है होता है, ऐसा कुछ नहीं कि ऊपर से सब बनी बनाई धारणा है। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही आदर्शवादी सोच वाले होते हैं, तो ये सीधे कहते हैं ऐसा नहीं है, छोटे बड़े तो ऊपर के घर से आते हैं, हम यहाँ पे नहीं बनाते। और शेखर एक जीवनी में आपने देखा होगा कि शेखर बाल्यकाल से लेके प्रौढ़ावस्था तक उसका लगातार प्रेम संबंध किसी न किसी रूप में रहा, वो स्मृतियां उसको याद हो आती हैं। तो इसलिए जब शेखर जो है शशि को याद करता है तो वही कहता है कि सबसे ताजी स्मृति हो तुम, क्योंकि अंततः उसकी जो मौसेरी बहन है वो शशि से ही प्रेम करता है। उसी के लिए जब वो जेल में उसको फांसी होने वाला है, उसके एक दिन पहले की रात की जो मतलब अपना यात्रा वृत्तांत देखता है, तो उसमें वो जो है इस चीज को याद करता है। और फिर लोरिक देव तो बाणभट्ट की आत्मकथा में आप देखेंगे तो वहां पे है। निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? अब इसमें जितने भी गांव है ना वो सब आपके उपन्यास में आए हुए हैं, गंगौली, बेलारी, मेरीगंज और सिमरी। मैला आंचल से आपको मेरीगंज याद आ गया होगा। जैसे गोदान उपन्यास अगर देखें तो इसमें सिमरी और बेलारी करके है, क्योंकि दो कथा है, एक गांव का है, एक जो है आपका शहरी कथा है। तो इसमें केन में रखकर वर्णित किया गया है, जबकि आधा गांव में गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा का वर्णन है, और मैला आंचल उपन्यास में बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज को कथा का केंद्र बनाया गया है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा? समय, सरगम, ए लड़की, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी, अंधेरे के। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं क्रम से? प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के जो उपन्यास उनके सही अनुक्रम में मित्रों मरजानी 1967, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, ए लड़की 91, समय सरगम 2000, 1980 में प्रसिद्ध उपन्यास जिंदगी नामा 1989 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन का यथार्थ मतलब कि वो किया गया है? तो देखिए हमने पहले भी बताया था, चाक कई बार पूछा गया है एग्जाम में। और मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण है? तो इनके चाक जो है इनकी रचना इसमें। चाक वैसे 1997 में आया था, मैत्रेयी पुष्पा ने इसमें ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण किया है। मैत्रेयी पुष्पा के अन्य उपन्यास झूला नट 1999, अलमा कबूतरी 2000 ईस्वी में है, इदनम करके 1994 में है, कहे ईश्वरी फाक 2004 में है, गुना बेगुना, विजन, त्रियाहट, बेतवा बहती रही, स्मृतिदंड, ये सारे याद कर लीजिएगा। चाक का विषय वस्तु तो ब्रज क्षेत्र है, बाकी झूला नट, अलमा कबूतरी, इदमम, कहे ईश्वरी फाक, गुना बेगुना, विजन, त्रियाहट, बेतवा बहती रही, स्मृतिदंड, क्योंकि ये सारे किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखिए आपको करीबन 20 क्वेश्चन भी कराए, और यहाँ पे हम ये कहेंगे कि आपका प्रेमचंद योगीन उपन्यास यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगा वो प्रेमचंदोत्तर आएगा, और साथ में सेशन में हम आपको क्वेश्चन कराते रहेंगे द एंड करके, जब तक ये उपन्यास का यात्रा समाप्त होगा तब तक आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। और पूरा विश्वास कर सकते हैं आप, इस चैनल पे गद्य की विधा को हम फुली कंप्लीट कराएंगे। आप लोग सहयोग दें या ना दें, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि सपोर्ट दिखाइए, है ना, अपनी तरफ से। अगर अपनी पार्टिसिपेशन रेट को दिखाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बाकी एज ए स्टूडेंट मैं भी जो है यहाँ पे अपने आप को सम्मिलित मान के ही पढ़ा रही हूँ, तो इस तरीके से हम ये तो नहीं इंतजार करेंगे कि आप लोग कितना सपोर्ट दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। हमारा कर्तव्य हम अपना वो कर रहे हैं, बाकी आप लोगों के हाथ में है आप क्या करते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जो भी स्टूडेंट मतलब सपोर्ट चाहते हैं, किसी भी तरीके से नोट्स वगैरह जो भी टेलीग्राम पे अपडेट दे दिया जाता है, तो वहाँ से जुड़ जाइए ताकि आपको बराबर सूचना मिलती रहे, है ना। और बीच बीच में आप लाइव क्लास भी चलता रहेगा, लाइव सेशन क्लास में डाउट वगैरह ले लेंगे, जैसे उपन्यास खत्म किए तो किसी दिन क्लास ले लिया, और फिर आपको क्या क्या चीज़ें कहाँ से कवर करनी है, तो उन सारी चीज़ों पे हम बात कर सकते हैं। तो अब ये सब तभी पता चलेगा जब आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, वहाँ पे हम जो भी इन्फॉर्मेशन है दे दिया करेंगे। और टेलीग्राम में जाइएगा तो वहाँ पे कमेंट वाले में जाके वहाँ पे ज्वाइन का आता है ऑप्शन, तो वहाँ से ज्वाइन करके आप मेरे कमेंट वाले में ज्वाइन भी हो सकते हैं, तो कोई भी सूचना रहेगी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आज के लिए इसे यहीं पे एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। और चैनल पे आपको डॉक्टर नगेन हिंदी साहित्य का इतिहास है, काव्य शास्त्र है, इनके अलावा शुक्ल जी का सीरीज है, ये सब करवाया गया है, तो उनको देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।